वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट। मैं हूं अमर कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का जो कोर्स चल रहा था जेई और नीट के बच्चों के लिए कंप्लीट कोर्स, उसका नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं हम लोग। दो वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले आपसे आग्रह है कि जाकर उसे देखिए, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री का डेफिनेशन देखा था। हमने देखा था कि मटेरियल को किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया। इसके अलावा जो बेसिक डेफिनेशन थे, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास ईटीसी वगैरह था, उन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा था। एटॉमिक मास क्या होता है, उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, हम मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है, उसकी एटॉमिसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, और मोलों का कन्वर्जन किस प्रकार से हम मोल निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंट चीजें दे दिया रहेगा तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये सारी चीजें आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला है व्हाट इज एन एटम। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एटम क्या होता है। कहता है ये सबसे बेसिक पार्टिकल होता है जिससे कोई एलिमेंट बना होता है। एटम जिसका कोई फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अगर हम सिर्फ नोबल गैस के को छोड़ दें तो उसके एटम जो होते हैं उसका फ्री एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे हीलियम नियॉन आर्गन जो है वो फ्री स्टेट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा किसी भी एलिमेंट का एटम जो है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलता, वो किसी न किसी एटम के साथ कंबाइन रहेगा या खुद से भी वो कंबाइन हो जाता है। तो एटम क्या होता है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट in chemical reactions and retain the properties of that element। ठीक है, कहता है एटम क्या होता है जी? कहता है कि एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी तो रखता है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और एटम ही कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए ही एटम जो होते हैं वो कंबाइन करता है। खुद एक जैसे अपने जैसे एटम से कंबाइन हो सकता है या फिर वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स को का फॉर्मेशन करता है। मतलब मॉलिक्यूल विच आर स्टेबल एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल्स वो है जो स्टेबल रह सकता है और इंडिपेंडेंट रह सकता है, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। और एटम क्या है जी? कहता है एटम सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और एलिमेंट के प्रॉपर्टी को रखता है, लेकिन सबसे छोटा पार्टिकल है ये। इससे छोटा में जाओगे तो भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बचेगा, और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होगा वो हर एक एलिमेंट का सेम होता है। ठीक है, उसका प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो वो छोटा से छोटा पार्टिकल जो एलिमेंट के प्रॉपर्टी को रखे उसको हम कहते हैं एटम। जैसे कहता ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब इसका एटम है। जैसे ही O2 तुम लिख देते हो तो ये हो जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल हो जाता है, यानी कि दो एटम ऑक्सीजन का मिलकर एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बना रहा है। जैसे N2 लिख देते हो तो ये मॉलिक्यूल हो गया, H2 लिख देते हो ये मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, O3 लिख देते हो मॉलिक्यूल हो गया, H2O लिख देते हो मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल कैसे है सर? कहता है कि इसमें हाइड्रोजन के दो एटम हैं और ऑक्सीजन के एक एटम है। ठीक है, एक एटम ऑक्सीजन के और दो एटम हाइड्रोजन के, दोनों कंबाइन किया तो एक मॉलिक्यूल बनाया है। किसका? H2O का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं एटम एटम हम लोग ने पहले भी डिस्कस कर रखा था, तो हम लोग ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेनली हमको देखना है मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स को शुरू करना चाहते हैं। एटम तो तुम पढ़ ही चुके हो, बता ही चुका हूं मैंने अपने पिछले वीडियो में। कहता मॉलिक्यूल क्या है सर? ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में चर्चा करूंगा, मैंने बताए थे आपको। कहता है कि मॉलिक्यूल को कहते हैं हिंदी में अणु। अणु होता क्या है? कहता अणु जो है ना, पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व रह सकता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है, किसी साथ मिलकर रहता है, अकेले नहीं रह सकता है। पर अणु जो है वो स्वतंत्र रह सकता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है इसका। ठीक है, यही दोनों में अंतर है। ठीक है, और ये अणु जो ही है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे आप लिखते हो H2 प्लस O2 बनाता है क्या जी? H2O। तो आपने क्या लिख दिया कि H2 मतलब कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। जाहिर सी बात है रिएक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको ये बनाना है।
तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, यानी कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनाएगा 2 मॉलिक्यूल किसका, H2O का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल है क्या सर, कहता है द मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, क्या है जी, कहता है सबसे छोटा पार्टिकल है ऑफ अ सबस्टांस, कोई भी सबस्टांस हो उसका सबसे छोटा पार्टिकल है, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो स्वतंत्र रूप से रहता है। ठीक है, इसे किसी मदद की जरूरत नहीं है। दैट कैन एग्जिस्ट, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सबस्टांस, और उस सबस्टांस के सारे केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके पास होंगे। वो एक मॉलिक्यूल, एक्चुअली एक मॉलिक्यूल रहे या 10 मॉलिक्यूल रहे, सबका प्रॉपर्टी सेम होता है, बस ज्यादा मिल जाने से वो ज्यादा संख्या बढ़ा है, अगर उसमें से एक को भी निकाल लोगे मॉलिक्यूल को तो उसका भी वही प्रॉपर्टी होगा जो बाकी सब मॉलिक्यूल का है। यानी कोई भी चीज आप कोई मटेरियल ला रहे हो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, ठीक है, और उसमें से उस एक पार्टिकल को उठा के लाओगे तो वही प्रॉपर्टी होगा जो कि सब मिला के कर रहा है। ठीक है, इसका भी प्रॉपर्टी वैसा ही होगा मॉलिक्यूल का खास करके केमिकल प्रॉपर्टी उसका सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेज नहीं होगा। तो कहता है मॉलिक्यूल क्या है सर, कहता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल की सब्सटेंस का जो कि स्वतंत्र रूप से रह सकता है और उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो सब्सटेंस के जैसा ही होता है। और क्या कहता है, कहता है अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर थ्रू केमिकल बॉन्ड्स। कहता मॉलिक्यूल बनता कैसे है सर, कहता एटम जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं केमिकल बॉन्ड के थ्रू, तब जाके जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। कहता जैसे O2 है, तो O2 कैसे बना सर, कहता है O2 में दो O एटम के बीच डबल बॉन्ड बना हुआ है तब जाके O2 बना हुआ है। इसी प्रकार से आपका और भी चीजें हैं, जैसे CH4 है, कहता ये कैसे बना सर, CH4 कहता कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से सारा हाइड्रोजन इस प्रकार से पकड़ रखा है तब जाके आपका CH4 बना है। ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल अगर बनना है, मात्र एक मॉलिक्यूल बनना है, तब उसमें भी केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर भी केमिकल बॉन्ड होते हैं, और उसमें एटम जो डिफरेंट एटम्स है वो किस प्रकार से रहेंगे, यानी कि एटम, ये मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, एटम का कोई स्ट्रक्चर नहीं, एटम तो गोलम गोल है ही, एटम क्या है जी, गोलम गोल। ठीक है, स्फीरिकल एटम होता है ना, एटम में क्या होता है जी, कहता है एटम में सर, एटम में एक सेंटर होता है, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस पे ही जो एटम का टोटल मास होता है, लगभग टोटल मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है, और वहां पे होता कौन है, तो वहां पे सब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ही कम मास है, इससे सारा मास कहाँ हमने मार रहे हैं, हम सारा मास सेंटर पे मार रहे हैं, और वहां पे सेंटर पे जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं वहां पे है कौन, कहता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, कहता इसी की संख्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या ही बदलती है, तो भैया पूरा का पूरा एटम का प्रॉपर्टी ही बदल जाता है। ठीक है, यानी कि एटम का प्रॉपर्टी अगर देखना है, अलग अलग करना है, तो एटम से नीचे लेवल पे जाओगे, तुम कहोगे सर सब चीज तो भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, तो आप कहते हैं सबसे छोटा पार्टिकल जो कहते हो एटम को कहते हो, क्योंकि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है जिसमें उस एलिमेंट का गुण रहेगा, उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी रहेगा। अगर उससे भी छोटा टुकड़ा में जाओगे तो वो एलिमेंट का कोई प्रॉपर्टी नहीं आया जाएगा, फिर पता ही नहीं लगेगा कि हाइड्रोजन का पार्टिकल है या फिर जैसे इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले आए तो तुम बता नहीं सकते हो वो इलेक्ट्रॉन किस का इलेक्ट्रॉन है, कहाँ से निकाल के लाए हो, हाइड्रोजन के एटम से निकाल के लाए हो या ऑक्सीजन के एटम से निकाल के लाए हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मॉलिक्यूल्स को आपने अच्छे से समझ लिया है कि मॉलिक्यूल्स क्या है जी, कहता है इसका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस है, एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। एटम में पहले भी पढ़ा चुका था पर फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, क्यों बताया आपको, ताकि दोनों में आप कंपेरिजन कर पाओ, दोनों में अंतर पर समझ पाओ। एटम का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, जबकि मॉलिक्यूल जो है वो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में यही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे अगर हम चर्चा करें, कहता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो कहता है O2 जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें दो ऑक्सीजन का एटम होता है तब जाके O2 एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O जो है, इसमें हाइड्रोजन का दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है, तब जाके आपका वाटर मॉलिक्यूल बना है। इसी प्रकार से अमोनियम है, अमोनियम NH3, इसमें नाइट्रोजन का एक एटम है और 3 एटम है आपका हाइड्रोजन का, तब जाके आपको अमोनिया बन के आता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें चलती है।
और अगर हम बात करें, आगे हम बात करें अगर पंच लाइन की, कहता है कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, यही एटम जो है वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाता है, एंड मॉलिक्यूल्स टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो आपको समझ में आ गया, कहता एटम से ही क्या बन रहा है, सबसे छोटा कौन, एटम, एटम से ही कौन बन रहा है, कहता एटम्स मिलते हैं तो क्या बनाता है, कहता मॉलिक्यूल्स बनता है, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं एटम, तब जाके क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है, और यही मॉलिक्यूल जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ें। कोई दिक्कत रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब भी कोई ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके उन क्वेश्चंस को मैं ले लूं और आपको क्लियर कर दूं कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, कहीं पे अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो। अब अगला टर्म है एटॉमिसिटी। कहता है सर ये एटॉमिसिटी क्या है, ठीक है। तो कहता है कि जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिसिटी डिफाइन होता है, कहता है मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिसिटी डिफाइन होता है, मॉलिक्यूल्स के लिए ही अब आपका एटॉमिसिटी डिफाइन होता है। कहता है क्या होता है सर ये एटॉमिसिटी, कहता है कि एक मॉलिक्यूल में के गो एटम से वो बना हुआ है, एटमों की जो संख्या है उसमें वही उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है, यानी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही उसकी परमाणुकता यानी कि एटॉमिसिटी कहते हैं, ठीक है। यानी एटॉमिसिटी क्या है जी, कहता है एटॉमिसिटी रेफर टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में के गो एटम है वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। जैसे ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ है यानी कि इसमें दो गो ऑक्सीजन का एटम है, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, दो, ये दो गो इसमें एटम है। N2 नाइट्रोजन का दो गो एटम है जी, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, दो हो गया। जैसे S8 है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 8, ठीक है। ये क्रॉस शेप का स्ट्रक्चर होता है इसका, मैं इसको आपको एसिड बनाकर दिखाना चाहूंगा, ठीक है। मतलब S8 इस प्रकार का स्ट्रक्चर कुछ होता है इसका, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। ये 8 हुआ है, इस प्रकार से क्रॉन शेप में रहता है, इसमें केवल सल्फर का एटम है, तो कहता 8 हुआ एटम है, सल्फर के 8 एटम मिलके आपका एक मॉलिक्यूल बना रहा है सल्फर एसिड का। सॉरी माइक ऑन नहीं हुआ था। हम लोग चर्चा कर रहे थे एटॉमिसिटी का। एटॉमिसिटी जैसे कि आपका H2SO4 का एटॉमिसिटी है, आपका 7 एटम है, इसमें 2 हाइड्रोजन का, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का। NH3 इसमें आपका एटॉमिसिटी इसकी 4 है, इसमें 4 एटम है, 1 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का। O3 ओजोन में आपका ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं तो इसकी एटॉमिसिटी 3 होती है। सल्फर एसिड के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इसका क्रॉन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास, या फिर उसी को हम कहते हैं मोलर मास, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं आणविक द्रव्यमान या आणविक भार भी कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग इसे अनुभार बोलते हैं, ठीक है, या अनुभार बोल के कोई लोग अनुद्रव्यमान भी बोल देते हैं। तो अलग अलग नाम दे देते हैं, सब कुछ एक ही है, मॉलिक्यूलर मास ही है या मोलर मास बोलते हैं इसको, ठीक है। यह है क्या जी, कहता एक अणु का AMU में द्रव्यमान को उसका आणविक द्रव्यमान कहते हैं। एक अणु का, भाई अणु है तो बना हुआ एटम से, तो हमने एटम का परमाणु द्रव्यमान निकालना सिखाया था, तो जितना भी एटम है उसके अंदर उस सभी का द्रव्यमान AMU निकालिए, जोड़ दीजिए, आपको उस अणु का आणविक द्रव्यमान निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए
उस अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग कर ज्ञात करना होता है। ठीक है, इंग्लिश में सुन लीजिए, कहता मॉलिक्यूलर मास ऑल्सो कॉल्ड, इसी को हम मोलर मास भी कहते हैं, इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है, ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, इट इज रिप्रेजेंटेड इन एटॉमिक मास यूनिट, यानी एएमयू में इसको रिप्रेजेंट करना है, और ग्राम पर मोल में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राम पर मोल में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। इसको एएमयू में अगर हम टोटल मास को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कहलाता है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। कैसे निकलेगा भाई, तो फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मोलर मास निकालना है आपको तो क्या करना है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम्स, जिस भी एटम से बना हुआ उन सभी एटम्स का आप एटॉमिक मास लिखिए और सबको ऐड करिए। कहता जैसे सर, कहता जैसे आपका एग्जांपल है ऑक्सीजन, कहता ऑक्सीजन कैसे निकलेगा सर, कहता ऑक्सीजन में भैया दो गो आपका ऑक्सीजन के एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम का जो आपका एटॉमिक मास होता है वो होता है 16 AMU, तथा ऐड कर दीजिए आता है आपका 32 AMU। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का कैसे होगा जी, दो गो हाइड्रोजन है सर, तो दो गुने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस सर एगो सल्फर है तो एक गुने सल्फर का कितना 32, कहता है सर ऑक्सीजन है सर 4 गो, तो 4 गुने 16, सबको सोल्व कीजिए ऐड कीजिए कितना आता है जी, कहता है 98 AMU आएगा। इसी प्रकार से आपका है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अच्छा सर इसमें कैल्शियम एगो है तो कैल्शियम का होता है 40 AMU, इसका एटॉमिक मास होता है, प्लस कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 3 गो है 3 गुने 16, सबको आप सोल्व कीजिएगा आता है 100 AMU, ठीक है। ये AMU में जो हम किसी मॉलिक्यूल के मास को लिखते हैं तो वो कहलाता है उसका मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। कोई दिक्कत रहे तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। एक चीज और इसमें नहीं है, वह है कि किसी तत्व के अणुओं की परमाणुकता, ठीक है। अगर हमें किसी अणु की परमाणुकता पता करना है, किसी मॉलिक्यूल का हमको एटॉमिसिटी पता करना है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। मैं हिंदी में पहले लिख देता हूँ, इंग्लिश में मैं आपको बता दूंगा। कहता है किसी तत्व का, अगर आपको किसी तत्व के अणु का परमाणुकता पता करना है, एक तो निकालने के लिए हमने बताया ही आपको काउंट करने के लिए, लेकिन वो सब चीजें हमें नहीं दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है उसका अनुभार, अनुभार दे रखा, ध्यान रहे ये तत्व का है, ठीक है। तत्व मतलब जैसे कि H2 हो गया जिसमें मिक्सअप ना हो, एक ही एलिमेंट का अणु की बात की जा रही है, H2 हो गया, O2 हो गया, O3 हो गया, इस सब की बातें की जा रही है, H2O की बातें नहीं की जा रही है, ठीक है। ये एलिमेंट नहीं बचाइए, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया है। कहते ये अनुभार को अगर हम परमाणु भार से डिवाइड कर दे, परमाणु भार से डिवाइड कर दे तो हमारा उसका परमाणुकता आ जाता है, जैसे जी कहता जैसे सर अभी अभी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कहता जैसे यहाँ पे है ये आया 32 न जी, कहता 32 को सर 16 से डिवाइड कर दीजिए, कहता 16 क्या है, कहता 32 जो है वो इस मॉलिक्यूल का अनुभार है, ठीक है, और 16 क्या है जी, कहता है इसका परमाणु भार है, ऑक्सीजन है तो उसका परमाणु भार 16 है, डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। कहता ऐसा क्यों आ रहा है सर, ऐसा क्यों नहीं आएगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा, H2SO4 में नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट में नहीं होगा, क्योंकि ये कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है, मैं तत्व की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एलिमेंट की बात कर रहा हूँ कि यदि किसी एलिमेंट के किसी मॉलिक्यूल का किसी एलिमेंट का किसी क्या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल सब एक जैसा होता है, कहता है कि किसी एलिमेंट की अगर हम मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी निकालना चाहते हैं तो हमको मॉलिक्यूलर मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना चाहिए, तो उसका हमको हमको एटॉमिसिटी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्यारे सलाम और खुदा से हम क्या चाहें, हम आगे देख रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास। कहता सर ये ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ये कुछ नहीं, यही जो आप ऊपर मैंने लिख दिया था ना गलती से, वहां पे लिखा हुआ था ना, वही है कि अगर जो भी आपने अभी निकाला उसको AMU में निकाल रहे थे, वही ग्राम में अगर निकाल लोगे, ठीक है, तो वो निकल के उसको हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। और वो जो होता है वो एक्चुअली एक मोल जो मॉलिक्यूल होते हैं ना उसका जो मास होता है वही होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कहता है व्हेन द मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, अगर ग्राम में उसको एक्सप्रेस कर दिया जाए
तो उसी को हम क्या कहते हैं जी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। ठीक है, इसको ग्राम मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास कहते हैं। अगर मोलर मास अब समझ में आ रहा हो कि मोलर मास क्यों नाम रखते हैं, क्योंकि ये एक मोल मॉलिक्यूल का मास होता है ग्राम में, एक मोल मॉलिक्यूल का मास होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं हिंदी में भी बता दूं कि क्या होता है जी, तथा ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर उसको वेट भी कुछ लोग बोल देते हैं, ग्राम आणविक भार भी बोल देते हैं लोग। तथा ये क्या होता है सर, कि जब आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे हम ग्राम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी जितना भी चीज निकाले थे ना, जैसे ऑक्सीजन का तुम निकाल के लाए थे कितना, तो ऑक्सीजन का सर हम निकाल के गया था 32 एमयू, कहता है 32 ग्राम अगर लिख दोगे तो यही उसका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम मोलर मास। मोलर इसलिए क्योंकि एक मोल मॉलिक्यूल का मास होता है। ठीक है, जैसे आपने H2SO4 का निकाल के लाया था, H2SO4 का निकाल के लाया था, वो निकाल के लाए थे आप 98, ये 98 ग्राम। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का आप निकाल के लाए थे, तो कितना निकाल के लाए थे, 100, तक 100 ग्राम। यहाँ पे हमने ग्राम में उसको लिख दिया है, तो वो क्या कहलाएगा, तथा वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, ये होता क्या है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर चर्चा करें कि मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होगा जी, कहता है कि 98 ग्राम पर मोल, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है पर मोल, एक मोल का ये मास होता है। तो दिक्कत, जैसे हम एक एग्जांपल में देता हूँ, क्वेश्चन देखो देता हूँ। क्या क्वेश्चन है कि P4 की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, श्वेत फास्फोरस की बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस की बात कर रहे हैं, P4 की बातें कर रहे हैं। कहता है P4 का हमें अनुभार निकालना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कैसे निकलेगा, ठीक है, और कितना होगा ये हमको निकाल के दिखाओ। कहता है कैसे निकलेगा सर, कहता है कि अगर P4 का अगर हमको अनुभार निकालना है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकलेगा। कहता है कि हमको अगर P4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हमको देखना है कि फास्फोरस का अनुभार, ये परमाणु भार कितना होता था। ठीक है, एटॉमिक मास कितना है फास्फोरस का, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है एटॉमिसिटी से, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि एटॉमिक मास कितना है जी, कहता है 31 है सर, और एटॉमिसिटी कितना है तो 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 124। अगर इसको एमयू में लिखते हो तो ये कहलाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास, और अगर इसको आप ग्राम में लिख देते हो तो ये कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो दिक्कत बताइए, जब दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, एकदम इतना बेसिक और आराम से मैं समझा रहा हूँ चीजों को। तो यही मूल कॉन्सेप्ट है, इसी को समझना है। कहता मूल कॉन्सेप्ट क्या सर, कहता है a mole is a unit that represent a fixed amount of particles, atoms, molecules, ions और electrons या कुछ भी। ठीक है, कोई भी अगर एक पर्टिकुलर नंबर में है, वो नंबर कितना है जी, कहता है वो नंबर है सर इतना, कहता है इतना पार्टिकल है तो उसको कहेंगे कि एक मोल वो क्वांटिटी है। ठीक है, कहता जैसे एक दर्जन बोलते हो ना कि एक दर्जन केला दे दो, कहता एक दर्जन मैंने कितना, कहता 12 को। उसी प्रकार से अगर हम कुछ भी कहें, कोई भी पार्टिकल कहें, कोई भी थिंग्स कहें, कहता अगर एक मोल कहेंगे मतलब कि आप इतना दो। ये मैंने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि इतना ही क्यों, एक मोल में इतना ही पार्टिकल को क्यों लिया गया, या इतना पार्टिकल ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम हमने अलग से रख दिया एक मोल। ठीक है, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, वो मैं चर्चा कर चुका हूँ एक्चुअली पिछले वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। मतलब इस नंबर को एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, इसको बोला गया एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, एवोगाड्रो ने दिया था, इसको Na से दिखाते हैं। ठीक है, Na ऐसे, तो वो टाइपिंग में अलग अलग चीजें लिखा जाता है, टाइपिंग मिस्टेक होता है। ठीक है, उसका भी ध्यान रखना है आपको। कहता है Na से दिखाते हैं, एवोगाड्रो नंबर दिखाते हैं इसको। ठीक है, कहता है क्या क्यों इंपॉर्टेंट है सर ये, यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों यहाँ पे फिर से बता रहे हो इस चीजों को। कहता है ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, सबसे पहले मैंने बताया आपको मॉलिक्यूलर मास, सबसे पहले बताया मैंने मॉलिक्यूलर मास, और मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर मास क्या है जी, मॉलिक्यूलर मास क्या है, कहता कुछ नहीं, आपको एक मॉलिक्यूल को लेना है, उसका नेट मास एमयू में व्यक्त करना है आपको। ठीक है, जैसे आपने O2 की बातें की। ठीक है, O2 का मॉलिक्यूलर मास तुमने निकाल के लाया 98, कितना निकाल के लाया जी, कहता सर 98 एमयू मैं निकाल के लाया हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता ये एमयू जो होता है बहुत छोटा यूनिट हो जाता है जी,
कहता है कि एमयू से काम नहीं चलेगा और इतना एक एक एटम से कौन डील करता है, केमिस्ट्री में भी काम करना तो एक एटम से काम करेंगे हम। कहता नहीं सर एक एटम से काम नहीं चलेगा। तो कहता है कि तुम क्या करो ना कि इसको आप ग्राम में व्यक्त करो। कहता है कि ग्राम में व्यक्त करो। कहता है कि 98 ग्राम सर। कहता ग्राम में हम लिख देंगे तो इसी मतलब इसका मतलब क्या हुआ 90 ग्राम किसको कह रही है किसका मास है, क्योंकि ये तो 98 एमयू तो हमें पता है सर कि ये जो है वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास है, लेकिन 90 ग्राम किसका मास है ये पहले लिखो तो सही। और इस जो लिखे हो ना इसको हम बोलेंगे क्या, मतलब इसको हम बोलेंगे सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है इसे बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कहता है कि ये क्यों लिखवा रहे हो ये किसका मास है, तो कहता है कि लिखो और इतना ग्राम जो है वो आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेके आओ। इतना ग्राम अगर आपके पास ऑक्सीजन है ठीक है तो 1 ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास कर लो। ठीक है मॉलिक्यूल की पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे एटॉमिक मास हटा दो, यहाँ पे कर लो मॉलिक्यूलर मास। कहता 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं ना तो हमने देखा ना उसमें उसमें 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स उसमें। और एटम्स या फिर यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स की बातें कर रहे हो तो 1 ग्राम अगर मास तो मॉलिक्यूलर मास लिया है तुमने तो उसमें हमको देखने को मिला इतना मॉलिक्यूल, इतना मॉलिक्यूल देखने को मिला। और हमें मजा आ गया। हमें मजा ये आया कि भैया अगर इतना आता है यानी कि इतना मॉलिक्यूल्स का वजन ना एक ग्राम आ गया जी। ठीक है इसका मतलब इतना 1 ग्राम अगर हम बात करें 1 ग्राम मास की अगर हम बात करें इतना आ गया। तो हमने क्या किया कि सर ऐसा आया तो हमने ये निष्कर्ष निकाला। ठीक है हमने 1 ग्राम नहीं एक्चुअली हम अगर ऑक्सीजन की बात करें O2 की तो 16 ग्राम। ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक्स है 16 ग्राम। कहता 16 ग्राम 16 32 ग्राम। कहता 32 ग्राम 32 ग्राम अगर हमने ऑक्सीजन लिया O2 लिया 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो हमने देखा ना कि इसमें ना जो है 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब उल्टा भी तो सही है कि अगर इतना मॉलिक्यूल्स का वजन लोगे तो इतना आएगा। और इतना मॉलिक्यूल्स मैंने कितना मॉलिक्यूल तो कहता इसी को तो हम लोग क्या कहा दिया था 1 मोल। कहता 1 मोल मॉलिक्यूल्स हमने लिया। कहता किसका जी, कहता O2 का मॉलिक्यूल्स लिया ना सर तो उसका वजन आया 32 ग्राम। ठीक है तो इससे हमें इस चीजों को समझने में आसानी हुआ कि अगर तुम ग्राम में अगर बदल रहे थे ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो एम में लिख रहे थे उसी को अगर ग्राम में लिख दो ना तो वो 1 मोल मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा, 1 मोल मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है कुछ भी जैसे कि सिर्फ यही नहीं, जैसे H2SO4 का तुम निकाल के लाए थे, H2SO4 का निकाल के लाए थे, कितना निकाल के लाए थे जी, कहता 98 हम लोग एमयू निकाल के लाए थे। कहता एमयू तो जो निकाल के लाए थे वो तो भैया एक मॉलिक्यूल का था ना, एगो मॉलिक्यूल ना। हमने क्या किया 98 ग्राम अगर तुम लोगे ना तो 98 ग्राम H2SO4 ले लिए ना तो इसमें जो होता है वो 6.022 इंटू 10 पावर 23 आपको मॉलिक्यूल्स देखने को मिल गए, मॉलिक्यूल्स देखने को मिल गया किसके तरह H2SO4 के मॉलिक्यूल देखने को मिल गया। तो H2SO4 के इतने मॉलिक्यूल्स है तो इसका मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल ना, 1 मोल मॉलिक्यूल किसका H2SO4 का, 1 मोल मॉलिक्यूल अगर H2SO4 का हम लेते हैं तो उसका वजन कितना निकल के आता है 98 ग्राम। इसी प्रकार से अगर 1 मोल हम मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं CaCO3 का तो इसका वजन निकल के आता है आपका 100 ग्राम। यानी ए में जो है बस उसको ग्राम में लिख दो तो वो 1 मोल का वजन आ जाता है। ठीक है ये हमको देखने को मिला था, हमको मजा आ गया, एक चीज पढ़े और दो निशाना सधा गया। तो इस चीजों को आप याद रखिएगा कि जब भी आप ग्राम में आप लिख रहे हो उस चीजों को तो ग्राम मतलब कितना, कहता है कि ग्राम में हमने देखा कि एवोगाड्रो नंबर से हमने कैलकुलेट किया कि हर किसी में हर का अगर हम ठीक है जितना ए में उसका वजन है उतना ही अगर ग्राम में उसका वजन ले ले तो उसमें जो है एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही एटम्स रहते हैं, या मॉलिक्यूल्स का बात करें तो मॉलिक्यूल्स रहता है उसमें, जिससे हमको मजा आ गया। ठीक है मजा ये आ गया कि हर वक्त हम उसको ग्राम में लिखेंगे, अब ग्राम में ही काम करेंगे। ठीक है और ग्राम में करने के बाद बता देंगे कि इतना उसमें जो है एवोगाड्रो नंबर के बराबर उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल हम करेंगे पर न्यूमेरिकल करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले क्लियर कर लेने चाहिए। ठीक है फॉर्मूला याद करने का तरीका ही बताऊंगा, फिलहाल तो डायरेक्टली बस फॉर्मूला देखें। तथा क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तथा नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या।
ठीक है, जिससे हम कहीं कभी ग्राम मोल भी बोल देते हैं। ठीक है, ग्राम मोल, हिंदी में इंग्लिश में भी ग्राम मोल ही बोलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे जी? अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सर, तो आपको जो मास है सब्सटेंस का, जो वेट है उसका, उसको आप मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और देखो वेट लिख रहे हो तो यहाँ पे वो 9.8 से मल्टीप्लाई मत करने लगना, फिजिक्स मत करने लगना। ठीक है, वेट में हम कहते हैं तब भी हम ग्राम में ही वेट को यहाँ पे मेजर करते हैं। ठीक है, न्यूटन में मेजर नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, वो बोलने का तरीका है क्योंकि सब लोग वेट नॉर्मल भाषा में इस्तेमाल करता है तो हम लोग वेट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब मास सब्सटेंस का, देखो वेट लिख रहे हैं तो मास सब्सटेंस का हम कह रहे हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस लेना है और उसको मोलर मास से अगर डिवाइड कर दिए तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। कितना मोल है, जाहिर सी बात है टोटल मास है। ठीक है, और एक अगर उसको मोलर मास से डिवाइड कर, मोलर मास मतलब एक मोल का मास में होता है जी, तो एक मोल के मास से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, या फिर कहोगे वेट को अगर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। तो ये याद रखिए फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, के को पार्टिकल, के को एटम है, के को मॉलिक्यूल से, ये निकालने के लिए क्या है क्या दे। तो अगर मोल हमको पता लग गया तो बस एवोगाड्रो नंबर के वजह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हम जानते हैं कि एक मोल का जैसे एक दर्जन में 12 गो, उसी प्रकार से एक मोल में के गो कहता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर Na के बराबर पार्टिकल होंगे। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना जब भी रहे तो नंबर ऑफ मोल्स का एवोगाड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको मास निकालना रहे तो आप क्या कीजिए, कहता नंबर ऑफ मोल्स, आप जानते हो कि ग्राम में जो लिख रहे थे ना वो कुछ नहीं, एक मोल का मास हुआ करता था। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स पता लग जाए उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल के आ जाएगा टोटल मास। ठीक है, तो ये तरीका है आपको याद करने का। ठीक है, ये आपको इस फॉर्मूले को याद करना है तभी जाके इससे क्वेश्चंस बन पाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हर जगह ये बेसिक है, फंडामेंटल चीज है, तो हर जगह इसका इस्तेमाल आएगा। अब पहले ये जो मैंने फॉर्मूले आपको बताया उससे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं और फिर उसके बाद उन फॉर्मूलों को याद करने का तरीका भी देखेंगे कि ये उतना ही फॉर्मूला नहीं और भी फॉर्मूले बन जाएंगे, तो सारे फॉर्मूले को याद करने का एक अलग ही ट्रिक देखेंगे। फिलहाल तो पहले हर जगह ट्रिक नहीं देखना चाहिए, पहले उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, कहता है सबसे पहले क्वेश्चन क्या है जी, कहता है कि क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एटम्स आर इन 0.5 मोल्स, यानी हाफ मोल है आपका पास प्योर कॉपर है और उसमें आपको बताना है कि कितने एटम्स होंगे कॉपर में। एटॉमिक मास आपको दे रखा है कॉपर का 63.5 AMU। हम जानते हैं कि एक मोल में जो होता है एटम्स होते हैं 6.022 एटम्स होते हैं, तो आधा मोल में कितना होगा तो बता, आधा हो जाएगा, तो उसके बाद बस उसको आधा कर देना, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एक मोल में इतना पार्टिकल तो हाफ मोल में इतना है ना जी। ठीक है, और तुम जानते हो कॉपर तो भैया इंडिपेंडेंट ही इसी प्रकार से कॉपर रहता है, तो एटम के ही फॉर्म में रहता है, तो एटम के फॉर्म में आप निकाल सकते हो उसको। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका H2SO4, कहता है इन 294 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, जिसमें H2SO4 का आपको मोलिकुलर वेट दे रखा है 98 AMU। ठीक है, H2SO4 का आपका मोलिकुलर वेट भी दे रखा है और फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कहा गया है, एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन एटम्स। सबसे पहले तो एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो हमको भैया इसका वजन दे रखा, मोल्स निकालने के लिए कहा है, तो अब मैंने आपको अभी भी बताया था कि कुछ नहीं करना है, 294 है, इसको बस आपको 98 से डिवाइड कर देना है, टोटल मास को उसके मोलिकुलर मास से। ठीक है, या फिर वेट दे रखा है तो उसके टोटल वेट को देखो, ये एमयू में दे रखा है लेकिन जानते हो कि इसको हम ग्राम में भी लिख सकते हैं, तो इतना ही होता है। ठीक है, तो ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, ग्राम में लिखा होता ना, ये मोलिकुलर से ग्राम मोलिकुलर वेट बनेगा। अब वेट लिखा है लेकिन दिया तो मास ही है ना, हम समझ गए कि मास है तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 3 मोल निकल के आएगा, 3 मोल निकल के आएगा। यानी कि ये जो H2SO4 है वो कितना है, मतलब 3 मोल है सर, कितना है, 3 मोल है। 3 मोल है और हम जान रहे हैं कि एक एटम अगर लेते हैं H2SO4 का, H2SO4 का अगर बस एक एटम लेते हैं तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, एटम है, 1 आपका सल्फर एटम है और 4 आपका ऑक्सीजन एटम है। तो यही आपसे पूछा गया है, कहता है कि के गो एटम रहेगा, कहता है ये तो भैया एक मॉलिक्यूल में ना है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल है कितने, कहता 3 मोल मॉलिक्यूल है। ठीक है, और एक मोल में कितने एटम होंगे, इसके मॉलिक्यूल होंगे भाई, कहता है एक मोल मॉलिक्यूल होगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23।
मतलब इतने आपके एटम, इतने आपके मॉलिक्यूल होंगे, मतलब इतने मॉलिक्यूल होता है, हर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के है दो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस यही कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने मोल निकाला, उसके बाद बताया कि आपको हर एक हाइड्रोजन, हर एक H2SO4 के मॉलिक्यूल में आपका 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है और सल्फर आपका है 1। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि आपका 3 मोल है आपका। ठीक है, तो 3 में हाइड्रोजन कितना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 मोल हाइड्रोजन हो गया और 12 मोल आपका ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अगर उसको पार्टिकल से निकालना है तो आपको एवोगाड्रो नंबर से बस मल्टीप्लाई कर देना है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। सल्फर निकालना, सल्फर जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, एगो ना होता है, एगो में क्यों सल्फर है, तो सल्फर भी कितना होगा जी, कहता 3 गुणे एवोगाड्रो नंबर, इतना सल्फर होगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं स्थिर और आराम से। एंड मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन करने के बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। ये ट्रिक है बाई ट्रिक। ठीक है, कैसे हम कहते हैं बाई मैप। बताइए बाई मैप क्या है। तथा सबसे सेंटर पे यहाँ पे जो है ये बाई मैप है, और बाई मैप में क्या है जी, कहता सेंटर पे आपका है मोलों की संख्या, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। सेंटर में क्या है, कहता मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या है। ठीक है, मोल है, नंबर ऑफ मोल्स है। कहता नंबर ऑफ मोल्स को, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ हो और अगर आपको जाना हो बाहर निकालना हो, क्या निकालना हो जी, बाहर निकालना हो या फिर मास निकालना हो, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे जी, कहता अनुभाग। एक फॉर्मूला रहेगा, इसको लिख लीजिए और इस एक जगह सारे सारे फॉर्मूले आ जाएंगे और इससे सारा काम कर सकते हो। और अगर भार दिया रहेगा मोल की संख्या निकालना है तो भैया यही अनुभार से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यही अनुभार से क्या करना पड़ेगा जी, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको मोलों की संख्या दी हुई हो और आपको अणुओं की संख्या निकालनी है तो इसमें के गुण, एक मोल में के गुण होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो अगर आपको अणुओं की संख्या निकालनी हो, अणुओं की संख्या, तो क्या करना है जी, कहता अणुओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आपको इन मोलों की संख्या में आपको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अणुओं की संख्या दे रही हो और मोलों की संख्या निकालना हो तो बस इसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एक और चीज, कभी कभी गैस की अगर बात करें और अगर गैस में अगर आपको मोलों की संख्या दे रखी हो तो आप उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं एसटीपी पर। तो अगर आपको गैस दिया रहे तो एसटीपी पर, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है, उस गैस का आयतन यानी कि वॉल्यूम निकाल सकते हैं। गैस का आयतन मैं लिख देता हूं, गैस के लिए है सिर्फ ये, गैस का आयतन, आयतन। ठीक है, अगर गैस का आयतन निकालना हो, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, जब फिक्स होता है। ठीक है, कहता है 1 मोल जो होता है, ऐसा चाहे कोई भी गैस है, 22.4 लीटर वॉल्यूम को रखता है। तो आपको मोलों की संख्या को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो एसटी पर गैसों का आयतन आ जाएगा। और अगर अगर आपको अगर आयतन यानी वॉल्यूम दे रखा है तो आप उसको डिवाइड कर दिए, ठीक है, 22.4 लीटर से, तो आपका निकल के आ जाएगा मोलों की संख्या। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इंग्लिश जिसको नहीं आ रहा है तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये जो है आपका क्या है जी, बताइए नंबर ऑफ मोल्स है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। ये आपका मॉलिक्यूलर, ये जो आपका वेट है या फिर मास कर लो इसको। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये एचटी पेपर गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी। ठीक है, ये अनुभार जानते हो, इसको हम बोलते हैं मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, तो ये आपका बाई ग्राफ है, इसको आप एकदम स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर आपको इसको कॉपी पे लिख ही लो और तब जाके हम इसके न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फॉर्मूला की तरह है, याद रखना। बाकी हम तो कभी फॉर्मूला याद करने के लिए कहते ही नहीं बच्चों को, चीजों को समझिए। ठीक है, हमने आपको एकदम डिटेल में चीजों को समझाया है कि मोलों की संख्या मतलब क्या। ठीक है, मोलों की संख्या मतलब एक मोल हमने बताया था, जैसे 1 दर्जन में होता है 12 केला, उसी प्रकार से 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर, एवोगाड्रो नंबर के
बराबर क्या जी, कहता है कि कुछ भी कोई भी एंटिटी एवोगाड्रो नंबर के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि मोल में एक मोल में जो होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर एंटिटीज होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टिकल्स हो, कोई भी थिंग्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मोलों की संख्या दे रखा हो, अणुओं की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा हो, और अगर आपको उस पार्टिकल की संख्या, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल की संख्या निकालना हो, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नंबर दे रखा हो मॉलिक्यूल्स का, तो आपको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तब मोल निकल के आएगा। और जान रहे हो कि मोल जो है, हमने बताया था आपको कि जो वजन होता है, ठीक है, ग्राम में जो वजन होता है, इसमें वजन भी किसमें आएगा, ग्राम में आएगा। कैसे आएगा जी, कहता है कि अनुभार से अगर हमने क्या देखा जी, कहता है कि जितना अनुभार उसका था, जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट की ही बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम था, तो 100 ग्राम में एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स थे, यानी एक मोल के बराबर मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, यानी कि आपका एक मोल अगर लेते हो तो अनुभार के बराबर उसका वजन आता है। एक मोल मॉलिक्यूल उसका लेते हो तो अनुभार के बराबर आता है। ठीक है, तो भार निकालना है तो मोलों की संख्या में क्या करना है, अनुभार से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो उसका भार निकल के आ जाएगा, उसका वेट निकल के आ जाएगा, उसका मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब ये इसका उल्टा करेंगे, अगर हम लोग मास को अनुभार से मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो आपका मोलों की संख्या निकल के आ जाएगा। बस ये चीज हमने तुम्हें बताया अभी अभी कि गैस के लिए क्या होता है सर, कि उसका एक मोल, चाहे किसी भी गैस का एक मोल हो, वो 24.4 लीटर का ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो उसको भी आपको याद कर लेना है कि कोई भी अगर गैस है और उसका एक मोल है 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स है उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और अगर वॉल्यूम दे रखा है तो 22.4 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। इतना डिटेल में हमने चीजों को बता दिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये वाला है। ठीक है, कहता है कन्वर्ट 252 मिलीग्राम ऑफ H2CO4 डॉट इनटू मतलब दिया हुआ है 2H2O टू वाटर मॉलिक्यूल्स कॉन्ट। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा गया है। कह रखा 252 मिलीग्राम जो है वो ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, H2C2O2 डॉट 2H2O कहता है सर, इसमें हमको वाटर मॉलिक्यूल्स का काउंट बताना है, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है, ये हमको बताना है। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, कहता है कि आपको इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 126 ग्राम, एमयू में दे रखा है, तो जाहिर सी बात है ग्राम में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस देखने में भयंकर सा लग रहा है पर है बड़ा आसान। सबसे पहले आपको इसका मास दे रखा है। ठीक है, ये पूरे का मास दे रखा है इसमें। ठीक है, इसमें पानी के मॉलिक्यूल चिपका हुआ रहता है, इसलिए डॉट करके या इनटू करके लिखा रहता है। आपको कहता है सर इसका टोटल मास दे रखा 252 mg मिलीग्राम, तो ग्राम में बदलो, पहले 1000 से डिवाइड करो। ठीक है, तो ग्राम में बदलेगा, ग्राम में बदल गया। अब क्या करना है जी, कहता है सर अगर इसका हमको वेट दे रखा है तो वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा, बिल्कुल निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको इसके इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया। मॉलिक्यूलर वेट में इसको क्या इसमें लिख देना है, ग्राम में लिख देना है। ठीक है, तब मोल में निकल के आएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, वो एक मॉलिक्यूल का वेट देकर रखता है। ठीक है, ग्राम में हम इसको बदल लेंगे। ठीक है, तो उतने ग्राम से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स मतलब इसका इतना मोल्स है, ये पूरे का। ठीक है, इस पूरे का इतना मोल्स है, कहता इतना मोल्स है तो पानी का कितना मोल होगा। ठीक है, तो कहता एक मोल इतना में पानी की जो है वो 2 मोल है जी, 2 गुना है, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है और 2 गुना है सर। तो आप क्या करेंगे कि इसको हम अगर हमको वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए कह दे, वाटर मॉलिक्यूल, तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स इतना है, कहता इतना नंबर ऑफ मोल्स है, ये किसका है, कहता टोटल का नंबर ऑफ मोल्स निकाल के लाए थे हम। कहता इसमें हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पानी 2 गुना है इसमें। ठीक है, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 वाटर का मॉलिक्यूल ना है, कहता है उसका हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जानते हैं कि इतना मोल निकल के आया, इसके वाटर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, मेहनत मजदूरी करो और निकाल के लाओ, तो आंसर इसका अप्रोक्सीमेटली इतना होगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करके देखो, ये आंसर ये सब देखना नहीं है, इसको करके देखना है, क्वेश्चन को बना के देखिए। ठीक है, यहाँ पर समझ भी लिए तब भी क्वेश्चन को लिख लीजिए और उसको फिर से आप ट्राई कीजिए, फिर से बनाइए उसको और बना के देखिए कैसे बनता है कि नहीं आपसे।
और यहाँ पे अगर नहीं बनता तो सोल्यूशन यहाँ पे देखिए और फिर से ट्राई कीजिए, खुद से ही बनाना है आपको हर हाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 148 ग्राम हीलियम का एक नमूना है, एक सैंपल है, और उसमें 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स को उसमें से निकाल लिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि हीलियम का कितना ग्राम यानी कि और कितना परमाणु बचा हुआ है, ठीक है, कितना ग्राम बचा हुआ है और कितने एटम्स बचे हुए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कहता है कि चलिए और करना शुरू करते हैं। कहता है 148 ग्राम है आपका हीलियम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कहता है सबसे पहले तो मोल निकालना है। मोल निकालेंगे तभी से सारा चीज हो सकता है कि मोल निकालें, तब हमको पता होता है कि एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 148 को इसका एटॉमिक मास जो कि इसका है वो 4 है, और जानते हैं कि हीलियम जो होता है वो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो एटॉमिक मास को ग्राम में बस लिख के बस सीधे सीधे उससे डिवाइड कर देंगे तो काम हमारा बन जाएगा। 37 मोल्स आया है इसका। ठीक है, ठीक है, 37 मोल्स आए हैं सर। कहता एक मोल में सर एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं, तो हमने 37 जो मोल आया है उसके एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ गया है। ठीक है, कहता इतने नंबर ऑफ एटम्स है। अब वो कह रहा है कि कितने एटम को स्वैप करना हटाना चाह रहा है, कि 6.022 इंटू 10 पावर 23 को हटाना चाह रहा है। कहता इतना को, तो कहता इफ रिमेनिंग एटम इक्वल कार्बन मोल्स एंड कार्बन मास इज 12 पर मोल। हमने कहा था कि परमाणु हमको जो हीलियम का नमूना है उसमें से सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि क्वेश्चन कुछ और था, सॉल्यूशन कुछ और है। ठीक है, क्वेश्चन में था कि आपका 148 ग्राम जो हीलियम का नमूना था उसमें से 6.022 इंटू 10 पावर 22 एटम्स को निकालना था। ठीक है, इसमें निकाला नहीं है उसको। ठीक है, निकालता तो अलग आंसर आता, यहाँ पे निकाला नहीं गया है। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी फिर से कर देता हूँ और उसका सोल्यूशन भी फिर से देने की कोशिश करता हूँ। इसमें तो सीधे सीधे कर दिया है उसी चीजों को कि जितना एटम था पहले तो उसको सोल्व किया ही। ठीक है, पहले जो था उसको तो सोल्व उसने किया ही, उसके बाद इसमें जो सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जो सोल्यूशन दिया होगा 148 ग्राम को ही उसने क्या कर लिया, कार्बन में कंसीडर कर लिया और कार्बन से उसने कार्बन के मोल्स निकाल दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन भी लिखते हैं और आंसर भी लिखते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन कहता है कि आपका 48 ग्राम ही ले लो, 148 क्या लोगे, आपका 48 ग्राम है हीलियम। ठीक है, 48 लेना है तो 48 ले लो, 148 लेना है तो 148 से भी काम कर सकते हैं, दोनों से भी, दोनों जो है डिविजिबल है 4 से, तो दोनों में आसान, कोई दिक्कत नहीं है। कहता इतना ग्राम आपका हीलियम है। ठीक है, और इससे कह रहा है कि इससे इतना ग्राम हीलियम से हम जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से इतने मॉलिक्यूल्स को निकाल ले रहे हैं। निकाल लो भाई। ठीक है, मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम मैटर मॉलिक्यूल यहाँ पे दोनों सेम ही हो जाएगा, क्योंकि हीलियम का एक एटम ही रहता है एक मॉलिक्यूल में। तो ये है, कहता है इतना एटम को हमने निकाल लिया है। ठीक है, निकाल लिया है तो कितना ग्राम आपका हीलियम बचेगा और उसमें कितने एटम्स होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान सा चीज है। ठीक है, कहता इतना भाई, इतना एटम निकालने का मतलब है तुमने एक मोल निकालना है, एक मोल एटम निकाले। ठीक है, एक मोल एटम निकाला। अगर इतना तुम्हें समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाएगा। कहता एक मोल एटम तुमने निकाल लिया, तो कहता है कि हम पहले देख लेते हैं कितना मोल था, तभी तुम कितने मोल निकाले हो वो पता लगेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं किसका, कहता है हीलियम की बात होती है, हीलियम का। कहता 48 ग्राम को हम जान रहे हैं कि हीलियम का जो होता है वो 4 ग्राम होता है इसका मोलर मास। तो कहता है इससे हम डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा आपका। ठीक है, 12 मोल तो पहले से था, पर इसमें से एक मोल तुम निकाल दिए तो कितना आ गया जी, कहता 11 मोल आ गया सर आपका। एक मोल निकाल लीजिए, कितना आ गया, कहता 11 मोल सर आपका आ गया। अब 11 मोल आ गया तो आप क्या कर रहा है, कहता है कि हीलियम का कितना ग्राम होगा, अब ग्राम में बदल लो। ठीक है, एक्चुअली एक मोल निकाले तो जाहिर सी बात है कि 4 ग्राम कमना था, तो क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, सीधे सीधे 4 ग्राम कमा देते। ठीक है, अरे 4 ग्राम कभी नहीं जाएगा। अगर सीधे सीधे अगर इसको सोल्व भी नहीं करना चाहते हैं, सीधे सीधे कहा कि इतना जो है इतने आइटम्स को निकाल लिया गया, तो कितना आपका बचा है आपका ग्राम में बताइए। ठीक है, तो रेस्ट मास ऑफ हीलियम, तो उसकी कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आपने एक मोल निकाला है तो एक मोल का जो मास होता है उतना घट जाएगा, तो 48 ग्राम, और एक का जो मास होता है वो मोलर मास के बराबर होता है जो कि 4 ग्राम होगा। तो आपका कितना आएगा जी, कहता 44 ग्राम सर बचेगा। ठीक है, एक आंसर तो यही हो गया।
44 ग्राम आपका रेस्ट मास बचेगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन किया गया है कि कितने एटम्स रह जाएंगे, ठीक है, एटम्स रह जाएंगे, तो कहता है कि आप मोल देख लो, 11 मोल है, 11 मोल को आप एटम से में कन्वर्ट कर लो तो 6.022 इंटू 10 पावर 23, ठीक है, यानी कि एवोगाड्रो नंबर 11 इंटू एन ए मैं सीधे लिख देता हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, इतनी आपकी एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि सर हमको इससे मतलब नहीं है, हम कहना चाहते हैं कि यदि बचे हुए परमाणु की संख्या जितनी है, जितने भी एटम्स हैं, क्योंकि तुमने बताया कि इतने एटम्स हैं, ठीक है, तो इतने एटम्स हैं, इतना ही कार्बन के एटम्स हैं। ये एटम्स हीलियम के थे ना, हम कह रहे हैं कि ये इतना ही एटम किसका हमारे पास है, कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन का एटम है, तब हमको बताइए कि तब क्या होगा। तब कार्बन का एटम है तो आप हमको उसका मोल बताइए, उसका वजन बताइए, ठीक है। तथा मोल में क्या होगा जी, तथा कार्बन के एटम है तो भैया मोल में कोई अंतर, क्या अंतर रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। मोल थोड़ी ना बदल जाएगा, कहता है इतने एटम अगर हैं आपके तो इसको फिर से तुम क्या करोगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, 11 Na है, इसको एवोगाड्रो नंबर से जैसे डिवाइड करोगी तो कितना आएगा, तो कहता 11 मोल ही आएंगे ना, तथा कार्बन के 11 मोल आएंगे, तथा मोलों की संख्या थोड़ी ना बदल रही है, क्योंकि संख्या नहीं बदला है तुमने एटम का, तो इसका मोल की संख्या भी नहीं बदलेगी, ठीक है, कि मोल नहीं बदला है। लेकिन अगर तुम हमसे वजन पूछ दोगे तो 11 मोल का वजन निकालना है, तो कार्बन का होता है 12, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे 2 3 1 132 ग्राम आएगा, ठीक है, 132। अगर कार्बन इतना ही रहता, जितना एटम बचा हुआ उतना एटम अगर कार्बन का रहता तो उसका वजन होता है 132 ग्राम, ठीक है, क्योंकि कार्बन भारी नहीं होता है, वो 48 ग्राम था, 48 के बाद में कितना हो गया, हटाया था 44 ग्राम रहा, लेकिन वही कार्बन का उतना एटम रहता तो उसका वजन कितना होता हो जाता है 132 ग्राम। जाहिर सी बात है कार्बन का एटम ज्यादा भारी होता है, ठीक है। तो ये भी डिस्कशन हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, कहता है कि आपको के पास C2H6 यानी एथेन का एक सैंपल है, और उस सैंपल का जो वेट आ रहा है, वजन आ रहा है, वो बराबर है 10⁻7 एटम्स अगर आप लेते हो CH4 का, यानी मीथेन का, तो उसका जो वजन आता है उसके बराबर उसका वजन है। तो आपको बताना है कि ये C2H6 का जो सैंपल है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि CH4 का इतना एटम्स है, ठीक है, एटम्स नहीं मॉलिक्यूल्स ना, क्या है मॉलिक्यूल्स हैं। तो कह रहा है कि भैया इसका वजन हमको करना है, कि बराबर करना है C2H6 का, मतलब उसका हमको के को मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा, ठीक है, ये हमको करना है, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, द सिंपल, सबसे पहले तो भैया इसके वजन के बराबर दोनों का वजन है, तो पता इसका वजन निकाल लो। इसका वजन कैसे निकलेगा जी, कहता CH4 का मास अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि कहता इतना एटम है आपके पास, कहता इतना एटम है, तो पहले तो उसको एवोगाड्रो नंबर से बदलो, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो, तो कहता क्यों करें, कहता नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स जैसे निकल के आएंगे, कहता एक मोल का आप जान ही रहे हो कि इसका जो आपका एटॉमिक मास दे रखा है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको इसका पूरा मास निकल के आ जाएगा, जो कि आया है इतना ग्राम। ये टोटल मास निकल के आया है CH4 का, जितने भी एटम्स वहां पे हैं, एटम्स नहीं मॉलिक्यूल्स, जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका वजन के बराबर आया है। कहता इतना ही वजन किसका है, कहता इसका वजन उतना ही ले रहे हैं, ठीक है, तो हम इसका वजन हम मान लेते हैं कि उतना ही है, इतना ही है। अब हमको वजन मिल गया तो इसका भी हम मोल निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि मोलेशन इसका पार्टिकल का संख्या निकलेगा, इसके मॉलिक्यूल्स का संख्या निकलेगा, इतना ही वजन को हमने क्या किया, इसके अब हमने 30 से, यानी कि इसके मोलिकुलर मास से, मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो इसके मोल्स की संख्या निकल के आया, किसके जी, था C2H6 के मोल्स की संख्या निकल के आ गई, और मोल्स की संख्या निकल के आ गई तो उसको हम लोग कहता एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, पार्टिकल से एवोगाड्रो नंबर से जैसे मल्टीप्लाई किया, हमें उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या निकल के आ गई, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इतने इथेन के मॉलिक्यूल आपके वहां पे होंगे, ठीक है, जो कि आपके CH4 के एटम के वजन के 10⁻7 एटम मॉलिक्यूल्स के वजन के बराबर होगा। कुछ और क्वेश्चन कर देते हैं, छोड़ें क्यों भाई। कहता है कि कैलकुलेट के छोटा सा आसान आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। कहता है 49 ग्राम है आपका H2SO4, तो उसमें आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। कहता कुछ नहीं करना है, पहले तो इसको डिवाइड करो आपको इसके मोलर मास से, तो आपको मोल्स निकल के आएंगे, और मोल्स निकल के आ गया उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले तो भैया आपको इसको मोलर मास निकालना है,
मोलर मास का कितना होता है जी, कहता है 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, एक मोल का वजन जो होता है वो 98 ग्राम होता है, उसी को हम कहते हैं मोलर मास। ठीक है, कहता है एक मोल का हमको निकल के आ गया, यहाँ पे 49 है, तो जैसे 49 को हम 98 से डिवाइड करेंगे तो हमको निकल के आएगा नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स जैसे निकल के आएगा तो उसमें वर्ड और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन जब जैसे आता है तो वीडियो को पॉज किया कीजिए और तो सबसे पहले तो अपने से खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, तो ढेर सारा क्वेश्चन मैंने बता रखा है, इतना इतना न्यूमेरिकल किसी भी जगह पे डिस्कस नहीं होता होगा जितना मैं न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूँ। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, सेकंड न्यूमेरिकल क्या आता है, फाइंड द मास ऑफ 6.022 into 10 power 23 एटम्स ऑफ हीलियम। मतलब इतना एटम, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, इतना एटम मतलब एक मोल ना हो गया, मतलब एक मोल अगर हो गया तो एक मोल का जो वजन होता है उसको मोलर मास के बराबर होता है, यानी कि 4 ग्राम होगा। ठीक है, 4 ग्राम होगा, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से भैया हम लोगों ने ढेर सारा न्यूमेरिकल बना लिया, तो इसको कंक्लूड करके इसका अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है, इस ये सब चीजें क्या होता है ना कि सबसे पहले बच्चा तुरंत 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 आपका 11th में जाता है और ये सब भारी भरकम चीज आ जाता है, कुछ तो मन से पढ़ते हैं पर बाद में यही चीजें उसको सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान से देखिए और जब भी भूलते हैं तो बार बार देखिए, बेसिक है केमिस्ट्री का और हर जगह काम आएगा केमिस्ट्री में भी, और हर जगह ये बेसिक चीज है, एकदम फंडामेंटल कैलकुलेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जहां पे भी चर्चा होगा तो ये सब चीजें आएगी, ये कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, इस पे आपको कमांड करना होगा, तभी जाके आप साइंस फील्ड में आप अपना कोई पहचान बना पाओगे, इसके बगैर आपका नहीं काम होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, तो क्या था आगे के वीडियो में हम देखेंगे गेल-लुसाक का नियम, एवोगाड्रो का नियम, और भी ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी देखेंगे और उसका भी इस्तेमाल करेंगे और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इसी फॉर्मूले पे। ठीक है, इसके अलावा हम रासायनिक संयोग का नियम, ठीक है, केमिकल कम्बिनेशन का लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, उसको पढ़ने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था।